भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, एल.के. आडवाणी हो या फिर खुद नरेंद्र मोदी हो, सब एक ही संस्था से निकले हैं जो कि है आरएसएस। ये संस्था ना तो राजनीति से जुड़ी है, ना इसका मकसद सत्ता है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर छाया हुआ है। तो आरएसएस है क्या, जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलो फिर शुरू करते हैं। 1925 में भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, उसी समय एक यंग डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार एक ऐसे संगठन का सपना देखते हैं जो हिंदुओं में कल्चरल और राष्ट्रवाद की भावना को जगाएगा। इसीलिए 1925 में वो कुछ और वॉलंटियर्स के साथ में मिलकर नागपुर में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना करते हैं। बिगनिंग से ही आरएसएस किसी दूसरे नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरह नहीं था, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट अंग्रेजों से मुकाबला करने की बजाय आरएसएस के स्वयं सेवकों की कैरेक्टर बिल्डिंग पर काम शुरू किया। हेडगेवार का मानना था कि आजादी सिर्फ पॉलिटिकल एजिटेशन से नहीं आएगी, बल्कि भारत के लोगों में डीप ट्रांसफॉर्मेशन से आएगी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन डिसिप्लिन, यूनिटी और कल्चरल अवेयरनेस से ही किया जा सकता है। हेडगेवार आरएसएस को शुरुआत में कांग्रेस के कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखते थे कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर देश को आजादी दिलाएंगे, लेकिन वो जल्दी ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि कांग्रेस की अप्रोच उनके विजन से काफी अलग है, जो कि कभी-कभी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज भी कर लेती है। 1930 के बाद आरएसएस नागपुर के बाहर भी एक्सपेंड करना शुरू कर देती है। हेडगेवार पूरे भारत में घूमते हैं और जगह-जगह शाखाएं खोलते हैं। इन शाखाओं में यंग लोगों को ड्रिल्स, सेल्फ डिफेंस और आइडियोलॉजिकल डिस्कशन के माध्यम से ट्रेन किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आरएसएस एक्सपैंड कर रही थी, इसके क्रिटिक्स भी बढ़ते जा रहे थे। कांग्रेस में कई लोग आरएसएस को पैरेलल फोर्स के रूप में देखने लगे थे, जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना तो जगाना चाहती है, लेकिन कंप्लीटली हिंदू लेंस की तरह। ये वो वक्त था जब भारत का पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट सेकुलर और सोशलिस्ट लीडर से भरा पड़ा था। इसीलिए इन लीडर्स को आरएसएस का कल्चरल नेशनलिज्म काफी कंट्रोवर्शियल लग रहा था। 1940 में हेडगेवार की डेथ हो जाती है और इसके बाद आरएसएस की कमान जाती है एमएस गोवलकर के हाथों में। गोवलकर हिंदुत्व के प्रखर समर्थक थे, लेकिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स के मुखर विरोधी थे। उनका ये स्पष्ट तौर पर मानना था कि भारत की स्ट्रेंथ इसके हिंदू सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करती है। गोवलकर के लीडरशिप में जो आरएसएस की ग्रोथ है वो काफी तेजी से हुई, ये काफी तेजी से एक्सपेंड हुआ, लेकिन इन्हें उन्हीं की लीडरशिप में इसकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी भी झेलनी पड़ी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, जो कभी आरएसएस के कार्यकर्ता हुआ करते थे। हालांकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि महात्मा गांधी की डेथ में आरएसएस का कोई रोल था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस आरएसएस को शक की निगाहों से देखने लगी और पंडित नेहरू की सरकार में आरएसएस को बैन कर दिया। ये बैन आरएसएस पर 1 साल तक लगा रहा। गोवलकर ने जब भारत सरकार को ये यकीन दिला दिया कि आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगा, कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेगा, उसके बाद ही भारत सरकार ने आरएसएस पर लगा हुआ ये बैन हटाया। लेकिन पंडित नेहरू ने आरएसएस को शक की निगाहों से ही देखा और उन्हें आरएसएस की आइडियोलॉजी कभी भी रास नहीं आई। बैन हटने के बाद 1950s और 1960s में सोसाइटी के अलग अलग एरियाज को केटर करने के लिए आरएसएस ने नए नामों से नए संगठन का गठन करना शुरू कर दिया। जैसे श्याम प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन किया, जो कि आरएसएस की एक पॉलिटिकल रिंग थी। स्टूडेंट्स के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन किया गया और हिंदू रिलीजियस लीडर्स और आरएसएस के सोशल वर्कर्स के बीच में ब्रिज बनाने के लिए 1964 में विश्व हिंदू परिषद का गठन किया गया। आरएसएस की ये सब ब्रांचेस स्वतंत्र रूप से ही काम करती है, लेकिन इनकी कोर स्ट्रेंथ, कोर आइडियोलॉजी आरएसएस से ही आती है। भारत पर जब भी क्राइसिस आया है,
फिर चाहे वो 1962 का इंडो चाइना वॉर हो या 1965 और 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर, आरएसएस के जो समाज सेवी हैं वो हमेशा ही समाज सेवा के लिए सामने आए हैं। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो आरएसएस ने उनका मुखर विरोध किया और जगह जगह पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने में की रोल प्ले किया। अपने पिता पंडित नेहरू की तरह ही इंदिरा गांधी भी आरएसएस को शक की निगाहों से देखने लगी थी। लेकिन जब पंजाब में खालिस्तान के समर्थकों को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी जी को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा तो उस वक्त बैकडोर से आरएसएस ने उनकी इस पॉलिसी को पूरी तरह से समर्थन दिया और इसी इंसिडेंट के बाद से ही इंदिरा गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू आरएसएस को लेकर पूरी तरह से बदल गया और वो आरएसएस को लेकर थोड़ी सॉफ्ट हो गई। 1990s में आरएसएस इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे डिफाइनिंग मूवमेंट राम जन्मभूमि मूवमेंट के सेंटर में आ गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के द्वारा चलाया गया ये मूवमेंट 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ में खत्म होता है। इस इवेंट के बाद केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार आरएसएस को एक बार फिर से बैन कर देती है और ये बैन 6 महीनों तक लगा रहता है। इस बैन के दौरान जो कि आरएसएस के चीफ हुआ करते थे, जिनका नाम था बाला साहब देवरस, वो हेल्थ रीजंस की वजह से अपने पद से रिजाइन दे देते हैं और इसके बाद आरएसएस की कमांड जाती है राजेंद्र सिंह यानी राजू भैया के हाथों में। बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद में आरएसएस की पॉलिटिकल विंग बीजेपी लगातार पॉपुलर हो रही थी और इसका नतीजा 1996 के जनरल इलेक्शन में सामने आया जब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने लेकिन इनकी सरकार 13 दिनों के अंदर ही गिर गई। 1998 में एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन के माध्यम से सरकार बनाती है लेकिन ये सरकार भी 13 महीनों के अंदर अंदर गिर जाती है। इसके बाद 1999 में कारगिल वार के बाद में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाती है। इस बार ये सरकार अपने 5 साल पूरे करती है लेकिन यही वो समय था जब बीजेपी और आरएसएस के बीच में टेंशंस काफी बढ़ गई थी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी एक आरएसएस के प्रोडक्ट थे लेकिन फिर भी वो कई मामलों में मॉडरेट छवि रखते थे और सॉफ्ट हो जाते थे और उनकी ये नीति आरएसएस को रास नहीं आ रही थी। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, जबकि इसके विपरीत आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन नहीं करने दिया। 2004 में जब भाजपा इलेक्शन हारी, इसके बाद जो आरएसएस थी ये एक नए लीडर की खोज में जुट गई जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएगा। 2002 के गुजरात के दंगों के बाद से ही नरेंद्र मोदी आरएसएस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे थे। तो जब 2012 में 2014 में होने वाले इलेक्शन में लीडर कौन होगा इस बात पर बहस छिड़ी तो आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन दिया और एलके आडवाणी को कैंडिडेट बनाने का विरोध किया। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं उन्होंने लगातार आरएसएस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, राम जन्मभूमि का मामला हो या फिर धारा 370। उन्होंने लगातार आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करने और इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है और आरएसएस भी जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को कंट्रोल करना चाहती थी वो नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि मोदी आरएसएस के हिसाब से चल रहे हैं और ये भी हो सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के कंपैरिजन में मोदी ज्यादा पावरफुल हैं। और अब आरएसएस ने भारत के बाहर भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में आरएसएस हिंदू स्वयंसेवक संघ के रूप में काम कर रहा है। आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते को अगर आपको समझना है तो 2-3 पहलू हैं जो इस रिश्ते को अच्छे से डिफाइन करते हैं। अगर आपको बीजेपी के अंदर बड़ा लीडर बनना है तो ये आरएसएस के आशीर्वाद के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है और अगर सरकार कोई की पॉलिसी डिसीजन बनाती है, स्पेशली अगर वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी सरकार को आरएसएस की अप्रूवल की जरूरत होती है। आरएसएस अपने लोगों को बीजेपी के संगठन के अंदर भी रखती है बीजेपी पर नजर बनाए रखने के लिए, लेकिन जब जब बीजेपी में क्राइसिस आता है तो आरएसएस एक मीडिएटर की तरह काम करती है। तो बेसिकली बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है जबकि आरएसएस उसकी आइडियोलॉजिकल पेरेंट। तो अगर आपको आरएसएस और बीजेपी के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता हुआ ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एटलीस्ट एक इंसान के साथ में तो जरूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे।